नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 7 दिन महायुद्ध, महाविनाश और एक ऐसी स्थिति जब यूक्रेन के सभी शहरों में तबाही का वो मंजर है जिसको बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन यूक्रेन के लोग लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि वो झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक रूस की सेना पीछे न हट जाए। सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए यूक्रेन का हर एक प्रमुख शहर और उसके प्रमुख प्रतिष्ठान फिलहाल या तो खाक हो चुके हैं या ध्वस्त हो चुके हैं। सवाल यह है कि एक ऐसी लड़ाई जिसमें कोई बराबरी की स्थिति ही नहीं है, यूक्रेन लड़ क्यों रहा है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें पश्चिमी देशों का और अमेरिका का सबसे बड़ा स्वार्थ और हित छिपा हुआ है। अगर इस बात को समझा जाए तो शायद उस स्थिति का फायदा उठा करके राष्ट्रपति जेलेंस्की को समझाया जाए और व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति हैं, जो फिलहाल अपने जिद के आगे किसी की नहीं सुन रहे हैं, उनको भी समझाने की कोशिशें शुरू की जा सकती हैं, क्योंकि शांति की दरकार है और वो वार्ता से ही संभव है। लेकिन सवाल यह है कि वार्ता के लिए माहौल और वो स्थिति कौन बनाए, किस देश की पहल पर यह सब कुछ हो। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम ग्राफिक्स के जरिए आपको आज 7वें दिन जो कुछ भी घटा है और जेलेंस्की जिस मनोबल के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे एडिटोरियल टीम के सहयोगी सोहन सिंह के नेतृत्व में सारा इनपुट्स तैयार हुआ है और वो इनपुट्स हम एक एक करके आपको समझाना चाहते हैं ताकि 7वें दिन की इस पूरी कहानी को आप समझ सकें और आप जान सकें कि वास्तव में जेलेंस्की जिस मनोबल का प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं उस मनोबल की हकीकत क्या है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो सारी बातें रखते हैं। सबसे पहले न्यूज अपडेट देखिए, वो अपडेट जो आपको जानना चाहिए। जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को बताया, तानाशाह कहा, यूक्रेन को कमजोर समझना पुतिन की बहुत बड़ी गलती है। ये जो बाइडेन ने कह दिया है। 7वें दिन ये बात निकली है और दूर तलक जा रही है। वर्ल्ड बैंक कर रहा है यूक्रेन को 300 करोड़ यूएस डॉलर की आर्थिक मदद देने की तैयारी। वर्ल्ड बैंक अमेरिका के नेतृत्व में चलता है, ये आपको जानना समझना चाहिए। $10,000 से ज्यादा विदेशी मुद्रा के साथ रूस छोड़ने पर पाबंदी है। यह रूस की तरफ से किया गया है क्योंकि रूस पर आर्थिक प्रभाव दिख रहा है। रूस यूक्रेन जंग का असर, कच्चे तेल की कीमत $5 से ज्यादा बढ़ेगी। 6 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों ने देश छोड़ दिया है, यह यूएन ने कहा है। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सी लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है। खार्किव में रूस ने 7वें दिन बमबारी को सघन किया, तेज किया। भीषण बमबारी में खार्किव बर्बाद हो चुका है। खार्किव में मिलिट्री एकेडमी पर रूस ने रॉकेट से हमला किया है। मिलिट्री एकेडमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। खार्किव में रूसी सेना की गोलीबारी में 21 लोगों की मौत हुई है, 112 लोग घायल हुए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो सभी जानकारी दे रहे हैं। यूक्रेन छोड़कर के 4,50,000 लोग पोलैंड में दाखिल हुए हैं, ये पोलैंड की तरफ से जानकारी दी जा रही है। अब आप समझ सकते हैं शरणार्थियों की स्थिति क्या है। रूसी सेना का यूक्रेन को अल्टीमेटम, सरेंडर करो वरना तबाह कर देंगे, ये व्लादिमीर पुतिन का भी कहना है। रूसी सेना ने खैरासान पर कब्जा कर लिया है। ये वो लड़ाई है जिसमें हर एक शहर पर कब्जा करने का दावा अब रूस की तरफ से किया जा रहा है। ये 7वें दिन रूस के राष्ट्रपति को तानाशाह बता दिया है जो बाइडेन ने। तो ये सभी जानकारियों के आधार पर आप सहज समझ सकते हैं कि अब जो लड़ाई फिलहाल जेलेंस्की लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस लड़ाई की हकीकत है क्या। सच यह है कि बाहर रह करके, बाहर से यूक्रेन के नागरिकों को लड़ने के लिए जो प्रेरणा दी जा रही है वो इन देशों से मिल रही है जो या तो यूरोपीय यूनियन के पार्ट हैं या यूरोप के प्रमुख देश हैं या वो कहीं ना कहीं अमेरिका से प्रभावित हैं या वो नाटो के सदस्य हैं। ये यूएन का जो रिपोर्ट है और पोलैंड का जो दावा है, आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन को छोड़कर कितने नागरिक पोलैंड में शरण लिए हुए हैं और उनकी स्थिति क्या है। वो लड़ाई रूस के कारण यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ये दिखा रहे हैं कि वो वॉर हीरो हैं। उनको दिखाने की कोशिश, उनको प्रस्तुत करने की कोशिश वेस्टर्न मीडिया और कुछ ऐसे वहां के
सोशल मीडिया के जो प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं वो प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे हथियारों की सप्लाई और आर्थिक मदद अभी दी तो जा रही है, लेकिन बाद में इसका पूरा असर और पूरा भार यूक्रेन की जनता पर पड़ेगा। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये वो जानकारी थी जो हम आपको बताना चाहते थे कि 7वें दिन खार्किव शहर की स्थिति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। अब हम आपको बताते हैं कि जो बाइडेन ने 7वें दिन जब पूरे दुनिया को संबोधित किया और संदेश दिया यूक्रेन को और रूस को, उसके मायने क्या हैं। जो बाइडेन ने जो बातें कही हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, एक एक करके आप उसे देखिए और बाकायदा उस निर्णय पर पहुंचिए। रूस ने यूक्रेन पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी, ये जो बाइडेन ने कहा है, मतलब साफ है कि अब अमेरिका सक्रिय हो चुका है। उन्होंने कहा कि पुतिन ने सोचा कि नाटो और पश्चिमी देश जवाब नहीं देंगे, मतलब जवाब देने की तैयारी है, रूस को मनमानी नहीं करने देंगे। जो बाइडेन ने कह दिया है यूक्रेन के साथ खड़ा है अमेरिका, ये भरोसा दिला दिया है जो बाइडेन ने। यूक्रेन को कमजोर समझना पुतिन की गलती। जो बाइडेन ने यह भी बताया कि हम साथ खड़े हैं। दुनिया में लोकतंत्र और तानाशाही के बीच जंग छिड़ चुकी है, तानाशाह वो पुतिन को बता रहे हैं। और इस तरह से रूस को तानाशाही देश और पुतिन को तानाशाह बताकर अब लोकतंत्र बचाने की कवायद करते हुए जो बाइडेन दिख रहे हैं। और शायद इतने समय तक अमेरिका ने जो इंतजार किया था जिस घड़ी का, वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि पश्चिम के देश यूक्रेन के साथ हैं। अमेरिका के नेतृत्व में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका ने इस पूरी लड़ाई को लोकतंत्र बनाम तानाशाह के खिलाफ लड़ाई बता दिया है। और इसके मायने भी आपको समझ लेना होगा कि अब अमेरिका जिस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आया है, अगर रूस की स्थिति कमजोर हुई तो रूस को बुरी तरह से घेरा जा सकता है, उसकी आर्थिक रीढ़ तोड़ी जा सकती है। लेकिन उन स्थितियों में पुतिन क्या कदम उठाएंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और वो तीसरे विश्व युद्ध की वास्तव में शुरुआत होगी, जिसके बारे में पुतिन बराबर कह रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु युद्ध होगा और वो पूरी दुनिया के लिए घातक होगा। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपनी ताकत को प्रदर्शित करने के लिए पुतिन वो कदम उठा सकते हैं। अमेरिका इस बात को समझ रहा है, इसलिए जो बाइडेन ने अपने संबोधन में यूक्रेन के राष्ट्रपति को एक तरह से हीरो करार दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो अकेला न समझे और पुतिन को तानाशाह और रूस को तानाशाही झेलने वाला, उसका प्रदर्शन करने वाला देश करार दे दिया। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ और बातें बताते हैं। उन बातों को समझने पर आपको लग जाएगा कि वास्तव में कौन देश कितना सहायता दे रहा है। और यह सहायता सब कुछ अमेरिका की जानकारी में है, क्योंकि जितने भी देश यूक्रेन को सहयोग कर रहे हैं, सहायता राशि पहुंचा रहे हैं या हथियार पहुंचा रहे हैं, उसके मायने भी समझिए, क्योंकि सभी देश अमेरिका से प्रभावित हैं और यूक्रेन को अमेरिका की तरह हाथ में लेना चाहते हैं। लेकिन किसी का भी सैनिक अभियान फिलहाल यूक्रेन की धरती से नहीं चलाया जाएगा। बाहरी समर्थन, पैसे का समर्थन, धनराशि का समर्थन और हथियारों की सप्लाई उनके पास, उनके लिए की जाएगी। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कौन से वो देश हैं जो ये सहायता पहुंचा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका 350 मिलियन डॉलर, कनाडा 50 करोड़ कनाडाई डॉलर के हथियार देगा, यूरोपीय यूनियन 400 मिलियन यूरो की सहायता देगा, जर्मनी 1000 एंटी टैंक हथियार, 500 मिसाइल और 9 हॉबिट्जर तोप, 14 सैन्य वाहन उपलब्ध कराएगा यूक्रेन को, उस यूक्रेन को जिसके सैन्य ताकत को पूरी तरह से तबाह कर दिया। स्वीडन 5000 एंटी टैंक रॉकेट्स देगा, फ्रांस सैन्य हथियार और मानवीय सहायता देगा, बेल्जियम मशीन गन के अलावा रोमानिया में 300 सैनिकों की तैनाती करेगा, चेक गणराज्य 85 लाख डॉलर के हथियार और गोला बारूद की सप्लाई करेगा यूक्रेन को। ये एक प्रमुख जानकारी है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 28 देशों ने मदद का वायदा किया है, जिसमें ब्रिटेन लॉजिस्टिक ऑपरेशन में मदद दे रहा है, नीदरलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, राइफल, रडार सिस्टम और अन्य उपकरण उपलब्ध करा रहा है, पोलैंड सैन्य हथियार देने का वायदा कर रहा है और करेगा। रूस यूक्रेन की जंग में 28 देश कौन कौन से हैं आप देखिए, अमेरिका, जर्मनी,
बेल्जियम, चेक गणराज्य, ब्रिटेन, स्वीडन, फ्रांस, नीदरलैंड। आप स्क्रीन के जरिए समझ सकते हैं कि रूस के खिलाफ कितने देश लामबंद हो गए हैं। कनाडा, टर्की जिसे तुर्की भी कहते हैं, इटली, रोमानिया, पुर्तगाल, ग्रीस। इस तरह से ये सारे देश लोकतंत्र के नाम पर, लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर फिलहाल एक हुए हैं। सबकी भाषा एक है और वो ये कि कहीं से भी रूस को उसकी मनमानी नहीं करने देंगे। यूक्रेन के साथ वो खड़े हुए हैं, अर्थात जिस नाटो की सदस्यता चाहता था यूक्रेन, वो ना मिलते हुए भी मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि भरोसा दिलाया है व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ जो बाइडेन ने कि अब यूक्रेन अकेला नहीं खड़ा है और ये सारे देश उस तानाशाही के खिलाफ लड़ने का वादा कर रहे हैं और पूरा सपोर्ट और सहयोग देने की बात कह रहे हैं और उसमें से कुछ देशों का सहयोग मिलना शुरू भी हुआ है। याद करिए और हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि रूस ने कहा है कि जो भी देश उसके खिलाफ आएगा माना जाएगा कि उसने रूस के खिलाफ आक्रमण किया है और रूस अपने अस्तित्व के लिए मिनिमम डिटरेंट फोर्स के तहत वो सब कुछ इस्तेमाल करेगा जो उसके स्वाभिमान और उसके संप्रभुता के लिए जरूरी होगा। और बात फिर वहीं पर आकर टिक जाती है। उसका मतलब साफ है कि हमला करेगा, वो भी परमाणु हमला। और परमाणु हमले में न सिर्फ यूक्रेन बर्बाद होगा, हो सकता है कि वो यूरोपीय देश जो बहुत ज्यादा यूक्रेन के समर्थन में आकर के खड़ा हुआ है वो भी प्रभावित हो सकता है, चाहे वो अमेरिका का सहयोगी हो या फ्रांस, जर्मनी या यूरोपीय यूनियन का कोई सदस्य हो। और अगर ये लड़ाई यूक्रेन से बाहर गई तो फिर विश्व युद्ध से कौन इनकार कर सकता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये स्थिति ना आए, इसके लिए सभी राष्ट्राध्यक्षों के मनोमस्तिष्क में विवेक और ज्ञान का उदय हो और शांति वार्ता की शुरुआत हो, ताकि ये लड़ाई जिस स्तर पर पहुंची है, जहां तक पहुंची है, वहीं रुक जाए और दोनों का स्वाभिमान और उसकी संप्रभुता बची रहे। अब हम आपको दिखाते हैं कि भारत इस पूरे मामले में किस तरीके से वहां पर जो छात्र फंसे हैं, नागरिक हैं, उनको लाने की कवायद कर रहा है। और भारत के 4 मंत्री बाकायदा वहां पर तैनात हैं और एक के बाद एक फ्लाइट्स भारत में लैंड कर रहे हैं। आप स्क्रीन के जरिए देखिए, अगले 3 दिनों में 26 उड़ानें होंगी। जनरल वीके सिंह को आप देख सकते हैं, हरदीप सिंह पुरी को आप देख सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख सकते हैं। तो रोमानिया और पोलैंड, हंगरी और मोल्दोवा में ये समय समय पर मंत्री उपस्थित हो रहे हैं, छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं कि वो स्वदेश जा रहे हैं, खुशी खुशी जाएं और उनकी पढ़ाई पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये सारी बातें ये सब इसलिए की जा रही हैं क्योंकि उनको अपने भविष्य का डर, उसकी चिंता जरूर होगी। और फिलहाल तो जान बचाने की सबसे बड़ी चिंता थी, तो सबको स्वदेश वापसी कराई जा रही है निःशुल्क, वो भी हर एक सुविधा के साथ। उनको फ्लाइट्स में बैठाने के बाद संबंधित मंत्री उन जगहों पर छात्रों से बात कर रहे हैं, उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि अब वो सुरक्षित हैं और वो सुरक्षित पहुंचेंगे। तो ये आपने स्क्रीन पर जनरल वीके सिंह को देख सकते हैं, हरदीप सिंह पुरी को देख सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख सकते हैं। मोदी कैबिनेट के ये मंत्री किस तरीके से सक्रिय हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देश में ये 4 केंद्रीय मंत्री भेजे गए हैं और इन्होंने बाकायदा अपने राजनयिक मिशन का काम पूरी तरह से शुरू कर दिया है। और भारतीयों के वापसी का अभियान अब पूरी तेजी पकड़ चुका है। अगले 3 दिन अर्थात आने वाले 8 से 9 मार्च तक 26 उड़ानों के जरिए 7,000 से अधिक वहां पर फंसे छात्र और भारतीयों को स्वदेश सकुशल वापस करा लिया जाएगा। एक दुखद खबर यही है कि कर्नाटक के एक छात्र की जिस तरह से मौत हुई है हैवी शेलिंग में, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृतक आत्मा को शांति दें, अपने श्री चरणों में स्थान दें। और भारत का ये सपूत अपनी पढ़ाई के बीच में ही अपना जान गंवा बैठा है, युद्ध की विभीषिका और उसकी तपिश में उसने अपनी जान गंवा दी है। हम उनके परिवार के साथ
पूरी तरह से खड़े हैं और दुख की इस घड़ी में हम उन्हें पूरा भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने अपना बेटा जरूर खोया है, लेकिन एक पिता और माता के दुख को समझा जा सकता है, लेकिन पूरा देश उनके साथ खड़ा है। दुख की इस घड़ी में, मुश्किल की इस घड़ी में हम सब उस परिवार के साथ खड़े हुए हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देश में जो 4 मंत्री गए हैं, उन 4 मंत्रियों में 3 की जो वापसी की इवैक्यूएशन प्रोग्राम के तहत जो कुछ भी गतिविधियां हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ छात्रों से बात कर रहे हैं, छात्राओं से, और जनरल वीके सिंह भी फ्लाइट्स विमान के अंदर जाकर के संबोधित कर रहे हैं, और हरदीप पुरी भी विमान पर बैठने से पहले, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले छात्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं और उन्हें भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी स्वदेश वापसी अब सकुशल संपन्न हो जाएगी। रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया के रास्ते वतन वापसी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों देशों के साथ भी राजनयिक मिशन के तहत एक बड़े इवैक्यूएशन अभियान को पूरी तरीके से सफल बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक भारतीय छात्र को जान गंवानी पड़ी। दुख की इस घड़ी में हम उस छात्र के परिवार के साथ हैं, पूरा देश, और इस ताकत के जरिए उन्हें, हालांकि उनका बेटा, जिस माँ बाप ने अपने बेटे को खोया है, वापस तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, हम उन्हें सांत्वना जरूर दे सकते हैं। ये एक बड़ी खबर कि भारत शांति के प्रयासों के साथ साथ अपने नागरिकों के स्वदेश वापसी को भी सुनिश्चित कराने में सफल होता हुआ दिख रहा है। और युद्ध की इस विभीषिका में हर एक देश, चाहे वो युद्धरत हों, अर्थात यूक्रेन, रूस, इनके भी सैनिक जब भारतीय झंडे के साथ भारतीय छात्रों के मूवमेंट को देख रहे हैं, जिस वाहन से वो जा रहे हैं, तो उस पे गोलियां नहीं बरसाई जा रही हैं, बम नहीं बरसाए जा रहे हैं। इस बात की जानकारी भी छात्रों की तरफ से दी गई है और सोशल मीडिया पर इस तरह के बाइट्स भी खूब वायरल हो रहे हैं। तो भारत की ये ताकत है, उसकी एक पहुंच है, उसकी एक धमक के साथ साथ उसकी एक इज्जत है, क्योंकि भारत हर एक स्थिति में सह अस्तित्व के साथ अपने पड़ोसियों सहित तमाम दुनिया के देशों के साथ आगे बढ़ना चाहता है 21वीं सदी के इन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए। और युद्धरत यूक्रेन को भी वो मानवीय सहायता भेज रहा है भारत, जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि जब दुनिया के तमाम देश यूक्रेन को लड़ने के लिए हथियार दे रहे हैं, उसके लिए धन दे रहे हैं, तब भारत वहां के मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दवाई और खाद्य सामग्री भेज रहा है। एक बड़ी पहल है भारत की तरफ से। और साथ ही साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति और पुतिन, जो रूस के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री के अभिन्नतम मित्रों में से एक हैं, उनसे ये अनुरोध किया जा रहा है, उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो बातचीत के मेज पर आए और वार्ता के जरिए ही इस पूरे स्थिति को संभालने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्थिति जितनी ही बिगड़ेगी, पूरी दुनिया परमाणु युद्ध के ओर आगे बढ़ेगी, और उस ओर आगे बढ़ना वैश्विक शांति के लिए चुनौती ही नहीं, बल्कि मानव और मानव समाज 21वीं शताब्दी के विकास के जो सपने हम सबने देखे हैं, उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, और तब हमारे लिए सोचने को कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे में हर एक राष्ट्राध्यक्ष, रणनीतिकार के दिमाग में, मनोमस्तिष्क में सिर्फ समझदारी की दरकार है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सब अब सकारात्मक सोच की पहल करें, ताकि दुनिया जिस अशांति के कगार पर खड़ी हुई है, कगार तो शब्द कुछ कम होगा, जिस अशांति के दौर में पहुंच गई है, उससे बाहर निकलने का उसे रास्ता मिल जाए। और ये रास्ता बहुत ही मुश्किलों भरा है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति एक तरफ अपने आप को यूक्रेन का वॉर हीरो या यूक्रेन का हीरो तो साबित करने में सफल हो रहे हैं, लेकिन वहां के नागरिक बुरी तरह से असहाय होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब वहां पर खाद्य समस्या भी उत्पन्न होने वाली है, क्योंकि सारी सप्लाई लाइन भारी बमबारी और हमले की भेंट चढ़ चुका है। और ऐसे में बाहरी मदद के बगैर लड़ाई लड़ने की बात तो दूर, अपने नागरिकों को
जरूरत की चीजें मुहैया कराना भी अब जेलेंस्की के लिए मुश्किल होगा। दूसरी तरफ रूस जिस तरह से धन की बर्बादी इस युद्ध में कर रहा है, उससे उसकी भी आर्थिक हालत खराब होगी, और उस आर्थिक हालत के बिगड़ने पर और रूस में किसी भी तरह के अनरेस्ट या विरोध के स्वर अगर उठे तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास परमाणु विकल्प का इस्तेमाल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। और एक बार इस विकल्प पर अगर पुतिन गए तो अमेरिका या वो परमाणु संपन्न राष्ट्र जो अमेरिका के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ढकेल देंगे, जो कहने भर से उसको समझना या उसको फेल करना तो बात दूर, उसको कहने भर से ही रोम रोम कांप उठता है। बहरहाल ये स्थिति ना आ पाए उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल 7 दिन में पूरे यूक्रेन में जो तबाही है उसको हमने आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश की, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द दोनों बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ें। लेकिन ऐसा संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है, और जब तक ये संभव नहीं होगा यूक्रेन पर भारी बमबारी और आक्रमण का ये दौर चलता रहेगा। क्या होगी स्थिति, कैसे बदलेगा स्वरूप, क्या दोनों देश वार्ता के मेज पर पहुंचेंगे, हम सब इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।